मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा नमस्कार। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। मैं सुदेश कुमार इस प्लेटफॉर्म नामक चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच मैथ का क्लास लेकर आया हूँ। यूट्यूब पर आज मेरे जीवन का पहला क्लास है, तो अगर मेरे से कोई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हम लोग मैथ को बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ को कंसेप्ट से समझना बहुत ज़रूरी होता है और इसे समझने के लिए हमें अच्छे से और पूरे शुरू से और जीरो से पढ़ना होगा। आज पहला क्लास है, धीरे धीरे 2-3 क्लास में हम लोग रिदम में आ जाएंगे। तो आज पहला क्लास के रूप में हम आप सबों के बीच नंबर सिस्टम से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति बोला जाता है। मैथ है तो सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संख्या होता क्या है, तो हम लोग संख्या को समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या पद्धति। पद्धति तो बहुत आगे का विषय हो जाता है नंबर सिस्टम में। अभी हम लोग सिर्फ संख्या को समझेंगे। तो संख्या को समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डिजिट। डिजिट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अंक। तो ये डिजिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट है और इन्हीं सब डिजिट से पूरे मैथ का कैलकुलेशन चलता है। तो डिजिट को समझते हैं। डिजिट को समझने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने 5 और 7 लिख दिया, तो अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने डिजिट हैं, आपसे अगर पूछें कि इसमें कितने डिजिट हैं, तो इसमें अंक कितने हैं? अंक 2 हैं, एक 5 है और एक 7 है। तो डिजिट कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन यदि आपसे पूछे कि इसमें संख्या कितना है, तो ये तो पूरी एक संख्या है, तो संख्या कितने हो गए? 1 हो गए। इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ जो नोट डाउन किया हुआ है उसे समझेंगे। इस पर विशेष बात हम लोग आगे करेंगे। डिजिट क्या है अगले क्लास में विस्तार से, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो हम लोग उसको एक पूरे चैप्टर में अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अंक हमने समझा। अब यहाँ पे देखेंगे कि उन्हीं अंकों को अलग अलग रूप में लिखा जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमने आगे लिखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या को समझते हैं कि प्राकृत संख्या है क्या। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट, यानी कि वैसी संख्या, गिनती की वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है। गिनती की वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक जाती हो, उसे कहेंगे प्राकृत संख्या। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है समझना। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इसी से क्वेश्चन पूछ देता है, इसी से क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमें यह जानना होगा कि प्राकृत संख्या होता क्या है, छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे समझेंगे कि अगर बोले कि 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम लोग यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद होता है 10। तो अभी तो हमने डिजिट में समझा था कि इसमें इन सबों में यहाँ तक 9 तक में एक ही डिजिट है, लेकिन जैसे ये 10 में जाता है तो इसमें डिजिटों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। यानी कि मेरा 1 अंक का सबसे बड़ा डिजिट जो प्राप्त होता है वो 9 होता है। इसी प्रकार से यदि आपसे बात करें कि 2 अंकों का सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा,
तो 2 अंक सबसे लास्ट कहाँ होता है? 99। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? 100। तो यहाँ पे आप समझिए कि 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या हुआ? 99। और उसके जस्ट बाद जो संख्या शुरू हो जाता है वो 3 अंकों में है, 3 डिजिट में है, 1 2 3। तो यहाँ से 3 अंकों की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। ये पूरा क्लास लेकर आएंगे इस विषय पे, बस छोटे छोटे बात, छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर आपको हम समझा रहे हैं। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। अब हम लोग आगे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, बोले तो होल नंबर। होल नंबर क्या है? बस ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम लोग समझेंगे कि होल नंबर है कि प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये भी 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है? इन्फिनाइट तक जाती है। बस फर्क इसमें 0 का है और कुछ ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से अगर यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी इन्फिनाइट होगी। अब देखना है कि इन दोनों को आप यहाँ पे थोड़ा सा जोड़कर समझिए। ये कंपटीशन का यही विषय होता है, यही चीजों को देखना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 से इन्फिनाइट तक, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट। दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। यदि इतने पार्ट को आप लोग देखें, इतने पार्ट को आप लोग देखें तो दोनों सेम लगेगा, सिर्फ 0 एक्स्ट्रा लग रहा है आपको। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सिर्फ 0 के चलते सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं इस प्रकार से कि सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है। आप लोग चीजों को समझते चलिएगा, हो सके तो लिखते भी चलिएगा। ये पॉइंट डाउन करके एक बिंदु निकल के आया है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। हम लोग इन दोनों को समझा, हम आगे चलते हैं। आगे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे एक संख्या लिख रहा होगा, सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। तो सम संख्या हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दें तो पूरा पूरी विभाजित हो जाए, जिसका शेषफल 0 आए तो उसे कहेंगे सम संख्या। हमने यहाँ पे लिख रखा है वैसी संख्या जिनके इकाई के अंक पे, वैसी संख्या जिनके इकाई अंक के स्थान पर 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, वो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित भी होगी, यानी कि वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा है 5 7 8 2। अब आप हम लोग यहाँ पे आप ये संख्या में तो समझते होंगे कि इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का अंक बोलते हैं, इसको सैकड़ा का अंक बोलते हैं, इसको हजार का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक। तो इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई का अंक यहाँ पे क्या मिला आपको? 2। हमने पढ़ रखा है कि जिसके इकाई के अंक पे, इकाई अंक के स्थान पर आपको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। और इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये इसका शेषफल 0 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये संख्या क्या हो गया? सम संख्या हो गया। इसी प्रकार से हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। अभी तो बेसिक चीज है, एक क्लास से हमें जज नहीं कीजिएगा। अभी हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत आगे की बात भी होगी, धीरे धीरे चलेंगे। ये पहला क्लास है तो हम लोग बस छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। इन सबों को लिखते चलिएगा, मैं आगे फिर देखता हूँ। हमने सम को समझा, अब आगे है लिखा हुआ एक संख्या विषम संख्या। बस इसी का विपरीत,
विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित ना हो, यानी वैसी संख्या जिसे हम 2 से अगर विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल कुछ ना कुछ आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। दूसरे शब्दों में समझेंगे, वैसी संख्या जिसके इकाई के अंक पे 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले, वैसी संख्या जिनके इकाई के अंक पे 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 9 मिले, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी लिख सकते हैं 5, 6, 8, 9। अब देखिए ये संख्या आपसे पूछे कि सम है कि विषम, सम है कि विषम, तो आप आसानी से पूरे संख्या का आकलन नहीं करेंगे, सिर्फ उस संख्या के इकाई का अंक हम लोग देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, 9 है। क्या इकाई का अंक सम संख्या है? नहीं है। यदि इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, इकाई का अंक विषम संख्या है, तो ये पूरी बड़ी वाली संख्या, पूरी बड़ी सी लिखी संख्या क्या कहलाएगी? ये विषम संख्या कहलाएगी। और इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कुछ भी 1 to 9 कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने विषम संख्या को समझा। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस समझते चलिए चीज़ों को, हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी प्रयास होगी कि आसानी से आपको समझाया जा सके, आसानी से बताया जा सके। धीरे धीरे हम लोग रिदम में आ जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे, तो फिर सब सही होने लगेगा। अब हम लोग आगे लिखा हुआ है हमने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब चीज़ों से ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन के एग्जाम में। इसको समझिए कि अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। हमने पढ़ा है कि जिन संख्याओं को विभाजित करें तो वो सिर्फ खुद से, यानी जो संख्या लिखी हुई है वो खुद से डिवाइड हो, खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा बीच में किसी से भी विभाजित नहीं हो, तो वो संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि इसके जो हमने अभी बोला उसके तर्ज पे अगर एक एग्जाम्पल ले लूं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ 7, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ 19। अब देखिए ये संख्या अभाज्य है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये 7 जो है 1 से 7 तक के बीच के लिखी संख्याओं में से एक संख्या है। तो 7 क्या किसी और से विभाजित होता है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से विभाजित होता है? नहीं होता। 7 सिर्फ अपने आप से, स्वयं से, खुद से, मतलब कि 7 से विभाजित होता है। और इसके अलावा ये किससे और विभाजित होता है? 1 से विभाजित होता है। ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे संख्याओं को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। ऐसे संख्याओं को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से 19 को जो देखते हैं, 19 जो लिखा हुआ है, ये संख्या बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी से विभाजित नहीं होगी। आप समझ सकते हैं आसानी से, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आसानी से समझ सकते हैं। ये भी संख्या बिल्कुल इसी की जैसी है, ये सिर्फ 1 और खुद 19 से डिवाइड होती है। तो इस प्रकार से ये संख्या भी क्या है? 19 अभाज्य संख्या है। अब हम लोग यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, वो मैंने बताया। यहाँ हमने लिखा है कि जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिन संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़ने पर सिर्फ 2 गुणनखंड प्राप्त हो, सिर्फ और सिर्फ 2, न 2 से अधिक और न 2 से कम, न 2 से अधिक न 2 से कम, वैसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वैसे संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, जिन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में यदि अलग करते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, तो सिर्फ 2 गुणनखंड प्राप्त हो, न 2 से ज्यादा गुणनखंड मिले न 2 से कम, वैसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं 23। यदि 23 को आप लोगों से बोले कि गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो ये बीच में किसी से डिवाइड नहीं है, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, किसी से डिवाइड नहीं है। ये सिर्फ 1 से डिवाइड है और अपने आप से डिवाइड है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड क्या लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 और 23, और इससे ना तो कम लिखा जा सकता है ना तो ज्यादा लिखा जा सकता है।
तो इस प्रकार से ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ना 2 से कम गुणनखंड हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। क्या 1 से होती है? क्या 1 अभाज्य संख्या है? 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे परिभाषा को ये डिफाइन नहीं करता है। हमारा परिभाषा जो प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का है, ये कहता है कि जिन संख्याओं का 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, लेकिन 1 को गुना के रूप में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड मिलेगा, एक ही तरह का गुणनखंड मिलेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 3 है, 5 है, 7 है। 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 बीच में 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 नहीं होगा। 11 को लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और कई संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक बात आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक की संख्याओं को देखें और सिर्फ 2 को देखें, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सभी संख्याएं जो है हमने पढ़ रखा है जस्ट पहले, सम और विषम। तो आप देख के बता पा रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या। और इसके बाद जितने भी आने वाली संख्याएं हैं, इसके बाद और जितनी संख्या हम लोग आगे तक बढ़ेंगे, वो सारी संख्याएं क्या होगी? विषम होगी, क्योंकि 2 के अलावा और कोई सम संख्या आने वाला नहीं है। क्योंकि 2 के अलावा कोई और सम संख्या बाद में आएगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो फिर अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे गणित में ये कह सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में कि दो ही केवल एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही केवल एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। यहाँ पे 2 प्रश्न बनेगा, बहुत आसानी से समझिएगा। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है, ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो कितनी मतलब गिनती में कितनी है? तो गिनती में तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो 2 है। गिनती में एक ही संख्या है, सिर्फ 2। तो इस प्रकार से मेरा जो सवाल था, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1। लेकिन यदि आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तब वैसी कौन सी संख्या है? 2 है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे 2। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं हम लोग, जिसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। शुरुआत का चैप्टर है और चीजों को लिखते जाना चाहिए ताकि आगे काम आए। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 ही एक ऐसी, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं चेंज करके, सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बस हमने अभाज्य संख्या को, उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्या तक आप आराम से समझ चुके होंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कोई टफ बात नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। अब मैं आगे इसको मिटाता हूं। अब देखता हूं आगे मैंने लिख रखा है भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर। अब ये भाज्य संख्या क्या है? मैंने परिभाषा के तौर पे लिखा है अभाज्य संख्याओं को छोड़कर। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, तो अभाज्य संख्या आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है? जो किसी से बीच में डिवाइड नहीं होता है। यानी कि भाज्य संख्या है वैसी संख्या जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है। तो भाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो समूह बनता है उन संख्याओं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब यहाँ पे फिर से शुरू करेंगे, 1 2 4 6 8 10 इत्यादि। तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 तो किसी और से डिवाइड होता नहीं। 2 को हमने पहले ही रख रखा है किसमें? अभाज्य संख्या की श्रेणी में, तो ये भाज्य तो होगा नहीं। तो हमारा भाज्य संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 4 से होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य
संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। भाज्य संख्या तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिख रखा है, इसको मिटाता हूं, आप लोग लिखते चलिएगा चीजों को। आगे हमने लिखा है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये थोड़ी नई बात है, इसको समझते हैं। जिन दो संख्याओं के समूह का, जिन दो संख्याओं के युग्म का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोले तो महत्तम समापवर्तक, जिन संख्याओं के समूह का HCF 1 हो, इस पर क्वेश्चन बनता है मैथ में, समझिएगा। जिन दो संख्याओं के युग्म का HCF 1 आए, यानी वही बात जो बीच में किसी और से डिवाइड ना हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर, बोले तो सअभाज्य संख्या। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखते हैं कि वैसी कैसी संख्याएं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 और 9। 7 और 9 का अगर HCF, आप लोग HCF निकालना जानते होंगे, आगे हम लोग HCF का चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। 7 और 9 का HCF यदि आप निकालेंगे, इसका HCF, तो HCF निकल के क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये संख्या क्या होगी, सअभाज्य होगी, क्योंकि सअभाज्य क्या कहता है, जिन दो संख्याओं के युग्म का HCF 1 हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहते हैं। और भी ले सकते हैं 17 और 32, इसका भी HCF यदि आप निकालिएगा तो HCF क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा 1। तो ये संख्या भी किस समूह में जाएगी, सअभाज्य संख्या के समूह में शामिल हो जाएगी, क्योंकि इन दो संख्याओं के युग्म का HCF 1 है, तो इसे हम कहेंगे सअभाज्य संख्या। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, अभी तो हम उन सब बातों को नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 11, 17, 22, 45, 16, 24, 19, 37। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि इसमें से दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताएं कि कौन सी संख्या सअभाज्य नहीं है। तो हम लोग सअभाज्य का परिभाषा को माइंड में लाएंगे कि सअभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि जिन दो संख्याओं के समूह का HCF 1 हो और उसके अलावा कुछ नहीं हो, उस संख्या सअभाज्य के श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जिन संख्याओं का HCF 1 से ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इन्फिनाइट तक कुछ भी हो जाए, तो उन संख्याओं के समूह को हम लोग सअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। यहाँ पे आप अगर सारे इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो निकल के HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तीनों संख्याएं क्या है, सअभाज्य संख्या है। और यहाँ पे देखेंगे कि 16 और 24 का जब आप निकालेंगे HCF आप लोग निकाल पा रहे होंगे, निकाल लीजिएगा। HCF का पूरा क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरा क्लास है HCF और LCM का। तो इसका सिर्फ हम लोग उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं। इसका जब HCF निकालिएगा तो 8 आएगा। तो हमारे इस परिभाषा को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह सअभाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा। तो आप लोग आसानी से सअभाज्य संख्या भी समझ चुके होंगे। इसको मिटाता हूं, अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे मैंने लिख रखा है, जो लिखा हुआ यहाँ पे है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख रखा है कि जो संख्या P/Q के रूप में हो, जहां Q = नॉट 0, जो संख्या P/Q के रूप में हो जहां Q = नॉट 0, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अभी तो बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी होगी, क्योंकि P/Q का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझें कि P/Q को, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी कि जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, और जहां Q = नॉट 0 बोले तो हर = नॉट 0, यानी कि हर के बराबर में शून्य नहीं हो। जैसे कि 7/0 अगर लिख दें तो क्या यह परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पे मैंने परिभाषा में पढ़ा है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जहां Q के बराबर यानी हर में 0 नहीं हो। यहाँ पे 0 है तो ये परिमेय संख्या क्या होगी, नहीं होगी। परिमेय संख्या वही होगी जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख दें,
सिर्फ एक कंडीशन के सिवाय, कंडीशन सिर्फ यही है कि हर में शून्य नहीं हो, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं 5/7, 8/10, 2/3। अगर लिख दे सिर्फ 5 तो क्या 5 परिमेय संख्या है? लिख दे सिर्फ 6 तो क्या सिर्फ 6 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं होता है, बटे में तो क्या होता है, 1 होता है। तो इन सारी संख्या भी जो ऐसे प्लेन में सिंपल में लिखा हुआ होता है 8, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 0 तो नहीं है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बस परिमेय संख्या के बिल्कुल उल्टा, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बटे q बोले तो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे होता है √3, √5, √7 etc। इस पे विशेष बात हम लोग आगे करेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए, क्योंकि इन संख्याओं का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकल के आएगा। कुछ ऐसी पॉइंट के बाद जो निकल के आएगा वो अनंत तक चलता जाएगा। जैसे 1.732 अनंत तक ये √3 का वैल्यू होता है, तो ये आगे तक बहुत दूर तक चलता जाएगा, इसका अंत होगा ही नहीं, यानी कि इसका शांत दशमलव नहीं प्राप्त होगा। इसका कह सकते हैं कि ये जो बाद का दशमलव के बाद का जो बात है वो शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा, क्योंकि वो पूरी कभी विभाजित होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं जिसके दशमलव के बाद का मान अशांत हो, उन सारे संख्याओं को, या दूसरे भाषा में जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्याओं को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। चीजों को हम लोग यहां तक समझ लिया, अपरिमेय संख्या तक क्लियर है। अब हम लोग एक लास्ट लिख रखा है पूर्णांक, इसको भी समझ लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अधिक कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, चीजों को सुधारा जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपका फीडबैक ही बताएगा कि हमने क्या गलतियां की है, क्या और चीजें जाननी चाहिए। तो यहाँ पे अगला संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक को समझते हैं, ये लिखा हुआ इंटीजर्स की गिनती की सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक, गिनती की सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक। ऋणात्मक एवं धनात्मक, ये चीजें आप जानते होंगे। ऋणात्मक का मतलब होता है क्या, माइनस। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस। यानी गिनती की वैसी संख्याएं जिसे हम या तो माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, उन तमाम संख्याओं को पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक, इनफिनाइट तक। तो ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। जो धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, उन सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। लेकिन यदि आपसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि 7.89, क्या यह पूर्णांक है, या कहेंगे इसे पूर्णांक संख्या में तब्दील करें, तो कैसे तब्दील करेंगे। ये पॉइंट में या दशमलव के बाद इसलिए लिखा जाता है कि ये संख्या दशमलव के बाद की संख्या का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम हो जाता है, इसीलिए उसको दशमलव में हम लोग दर्शा देते हैं। गणित में दशमलव में दर्शा दिया जाता है। यदि 1 हो ही जाता तो फिर 7.89 के बदले क्या लिख देते, 8 लिख देते सीधा। अब यहाँ पे चीजों को समझेंगे कि जैसे 1 से यदि ये कम है तभी दशमलव के रूप में है, तो यहाँ पे 1 को यदि हम लोग दशमलव के रूप में 2 बराबर बराबर पार्ट में अगर बांटे तो एक पार्ट मिलेगा 0.5, जो कि एक मानक है। एक मानक है कि 0.5 और इससे ऊपर 0.5 और इससे ऊपर यदि दशमलव का कोई लिखा हुआ अंक हो, संख्या हो, दशमलव के बाद का वैल्यू लिखा हुआ हो जो 0.5 बोले तो इसके नीचे आप हम लोग जीरो कितना भी जीरो बैठा सकते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.5 से ऊपर हो, 0.5 से ज्यादा हो या 0.5 ही हो तो वो संख्या का वैल्यू मैथ में आगे क्या बना देता है, 1 बना देता है। लेकिन यदि 0.5 से कम हो, 0.5 से दशमलव के बाद का वैल्यू 0.5 से क्या हो, कम हो, तो वो संख्या को, वो दशमलव के बाद के मानक वैल्यू को हम लोग किस में तब्दील कर देते हैं, 0 में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ जैसे अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे लिख दूं 5.76, तो हम लोग दशमलव के बाद का अंक देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 76 यानी 0.5 से अधिक है, तो इसको पूर्णांक के रूप में हम लोग कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ रहे होंगे। यदि यहीं पे लिख दूं मैं 8.24, तो ये 0.5 से कम है, 0.5 से क्या है, कम है, तो इसको जब पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 8, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से दशमलव का मानक वैल्यू इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पूर्णांक तक पढ़ा, ये सारी संख्याओं को समझा, मैं लिख रखा हूं, यदि आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने आज बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को समझे हैं। अब हम लोग गणित की दुनिया में अगले क्लास से एंट्री करेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें मैं डिजिट निकालना सिखाऊंगा और बहुत कुछ अंक निकालना सिखाऊंगा, कुछ फार्मूला की बात होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा क्लास पसंद आया होगा, और अधिक कुछ सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सुधार की जाएगी। ये मेरा लाइफ का पहला क्लास था, मैं फिर से बता देता हूँ, तो गलतियाँ होने की संभावना ज़रूर बनेगी क्योंकि मैंने ऐसे यूट्यूब पे कभी क्लास नहीं लिया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।